हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो COQP11 का क्वेश्चन पेपर है। और कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन से ईयर का है, 2023 का है। और कौन से दिन हुआ था एग्ज़ाम ये कंडक्ट, तो 8 जून को हुआ था कंडक्ट और शिफ्ट 3 में कंडक्ट हुआ था। तो ये अभी 2023 का पहला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और भी क्वेश्चन पेपर्स को हम देखेंगे। और इस सीरीज़ में जो PYQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हमने 2024 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। GK एंड GS के सेक्शन, मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और वो भी पर्टिकुलर वीडियोस के थ्रू भी कवर की जाएंगे, दैट विल बी कवर्ड बाय आशीष। तो अब ये रही बात इन्फॉर्मेशन की कि हमने क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम पर्टिकुलरली GK एंड GS सेक्शन को कवर करेंगे। मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन विल बी कवर्ड बाय आशीष। रीजनिंग और मैथ्स ऑलरेडी हमने बता दिया। अब बात आती है GK एंड GS की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे आखिर हमें पढ़ना होगा अपने करंट अफेयर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन कब तक का पढ़ना होगा वो भी हम देख लेंगे। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। हम इस पर नहीं फोकस करेंगे क्वेश्चन के आंसर क्या है, हम इस पर फोकस करेंगे कि पॉसिबल जो है वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, किस तरीके से आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज पोर्शन को हम अभी छोड़ रहे होंगे, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंट थ्रस्ट है इस वीडियो का, वो है आपका GK एंड GS सेक्शन का। तो स्टार्टिंग के जो दो नहीं 20 क्वेश्चंस जो हैं वो लैंग्वेज के हैं आपके। तो हम डायरेक्ट स्विच करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं कि 21 से क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है और क्या उसमें पूछा हुआ है आपसे, उसको देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि क्या आखिर आपसे पूछ रहा है। बाकी बहुत कुछ स्पेशल नहीं पूछता लैंग्वेज में, लेकिन वट एवर इज़ बीइंग आस्क्ड वो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। आई होप वी आर क्लोज टू क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा गला ख़राब है बट कोई बात नहीं, विल मैनेज इट। 20 दिन अगेन, ये 20 तक आपका लैंग्वेज सेक्शन था। 21 पे हम डायरेक्ट आते हैं विदाउट एनी डिले। पार्ट भी अब आपको दिख भी रहा होगा। पहले 100 क्वेश्चन होते थे 2003 तक, अब जो है वो 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत आसान सी भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। अब देखिए यहाँ आपको ये नहीं देखना होगा कि 2022 में कौन नोबेल प्राइज़ जीता है, ये आपसे शायद नहीं पूछा जाएगा। ये ऑलमोस्ट श्योर है कि आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। आंसर इसका आप जो है वो एनी अर्नाउस लगा सकते हैं, या फिर जो भी ठीक होगा वो हम तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो अनी अर्नाउस ही है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। अब वट एवर इट इज़, अब तो हमारे लिए बहुत रेलेवेंसी है नहीं, लेकिन रेलेवेंट अब हमारे लिए क्या हो जाता है ये एक बार ज़रूर समझ लीजिए। रेलेवेंट हमारे लिए ये हो जाएगा कि अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 2025 में होने वाला है। अब पूछा क्या जाएगा कि आपसे जो है वो 2024 में कौन जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो उनको विदाउट एनी डिले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक करके, और बिल्कुल आसानी से डिस्कस कर लेते हैं कौन है, किस फील्ड में मिला है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दें कि अब एक मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि कैसे याद करना है। याद नहीं करना है, आप 2 बार 3 बार इनका नाम पढ़ लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि आपको MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और MCQ क्वेश्चंस पे आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सही आंसर होगा उसको आप टिक करके चले आएंगे। तो देखिए पहला जो आपको दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा है आपका फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में। तो ये जो है वो कौन है, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकवुन। अब रुवकुन रिसर्च एरिया इनका क्या रहा, तो वो आप समझ लीजिए एक बार कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर क्या आपका, ये है फिजिक्स के रिलेटेड, ठीक है। फिजिक्स के फील्ड में किसको मिला है, तो फिजिक्स के फील्ड में मिला है आपको जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरे हिंटन को मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला है, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। केमिस्ट्री में आप आ जाइए, केमिस्ट्री में किसको मिला है, केमिस्ट्री में मिला है जो है वो डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन M जम्पर। डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस एंड जॉन
एम जेम्पर। किसके लिए मिला है? तो प्रोटीन प्रिडिक्शन, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए इनको मिला हुआ है। फिर आइए लिटरेचर में। अब देखिए लास्ट ईयर लिटरेचर में ही पूछा हुआ था, 2023 में लिटरेचर में पूछा था, हो सकता है लिटरेचर में इस बार भी पूछ ले। तो लिटरेचर में किसको मिला है? तो लिटरेचर में जो मिला हुआ है वो मिला हो हैन कंग को। हैन कंग को मिला हुआ है, किसके लिए मिला है? फॉर पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए इनको मिला हुआ। पीस में आइए, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस देखिए, पीस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए इसमें कुछ कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिटरेचर जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, फिर आपसे पीस बार बार पूछ लेता है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछ लिया जाता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए पीस में किसको मिला हुआ है? तो वो है आपको निहॉन हिडांक्यो को मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है? फॉर एफर्ट्स टू अचीव अ न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। फॉर एफर्ट्स टू अचीव अ न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। लास्ट का एक सेक्शन बचता है ये इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? तो डैरन एगेमोग्लू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। किसके लिए मिला है? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो ये पूरी लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू, आप बहुत आसानी से इसको याद रख पाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर ईयर। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज ऑफ वोटिंग वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 years in the year 1988. It is contained in which article of the constitution? देखिए यहाँ पे आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है, एनटीए हमेशा ऐसा करता रहता है, इसके लिए कोई इसका कोई कुछ है ही नहीं, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं। तो देखिए अब ये पूछ रहा है कि कब जो है वो वोटिंग का एज 21 से लेकर के उसको रिड्यूस किया गया है, 18 ईयर्स कर दिया गया है। अब ये किया गया 1988 में, ये बात आपको क्वेश्चन में बता दिया गया। अब ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आर्टिकल 326 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आपके आर्टिकल 326 में 326 में राइट टू वोट इंक्लूडेड है। अब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो राइट टू वोट है ये किस प्रकार का राइट है। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जो राइट टू वोट है वो किस प्रकार का राइट है, वेदर इट इज़ फंडामेंटल राइट और वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और वेदर इट इज़ लीगल राइट। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? अब एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, मुझे कुछ फैक्ट्स याद आ रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपको बताते हैं। देखिए इस टाइम जो है वो किसकी गवर्नमेंट थी? तो गवर्नमेंट किसकी थी भाई? गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, याद रहेगा। और बाकी सब ठीक है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि कौन सा अमेंडमेंट था। ठीक है, ये मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, आपको नहीं परेशान करेंगे। तो अमेंडमेंट जो था वो 61st अमेंडमेंट था। कौन सा अमेंडमेंट था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे, इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे चलते हैं, हिंदी में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, दादा भाई नौरोजी वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूके's पार्लियामेंट। तो ये जो ऑप्शन है या स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको जो है वो भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ द ऑप्शंस आर वेरी मच करेक्ट, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, ये दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदी में भी इसका आप देख सकते हैं जो इसका ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके के भी पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो इसलिए रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि अब आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन, क्योंकि ये अब आप LLB के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच
इम्पॉर्टेंट कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाने चाहिए। क्वेश्चन ये रहता है यहाँ पे कि सोर्सेस के बारे में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो बना हुआ है उसके अलग अलग सोर्सेज हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन अब आंसर भी करना है इसका, तो आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी लिस्ट को देखना पड़ेगा कि प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है हमारे सामने कि प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सोर्सेज क्या हैं ये भी हमें देखना है। तो देखिए पहला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप बाई कैमरल पार्लियामेंट्री, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए, पार्लियामेंट्री लिख दिया कोई बात नहीं। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो ऑप्शन ए है वो कहाँ से लिया गया है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया। प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कहाँ से लिया गया है। अब फंडामेंटल राइट जब भी याद आएगा आप तुरंत आ जाइए अपने यूएस के पास, ठीक है, यूएसए के पास से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन टेकन फ्रॉम, अब आपको ये आंसर बताना होगा, बता ही देते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर से, सोवियत संघ का जो संविधान था उससे लिया गया हमारा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगेगा वो आप चूज़ कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इसमें जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप चूज़ कर पाएंगे। तो ए का थ्री जो है यहाँ पे दिख रहा है, यही इसका लास्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए बी का 4 है, ऑलराइट, बी का 4, ठीक है। उसके बाद से सी का 1 हमने लगा दिया, ठीक है। डी का हमने 2 लगा दिया, ये ऑप्शन आपका ठीक हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, उसको हम समझ लेते हैं ज़रा। अब क्या समझना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, हम वो आपको समझाते चलते हैं कि कैसे समझना है उसको, क्या क्या देखना है इसमें। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि कनकरेंट लिस्ट के बारे में आपसे नॉलेज पूछ रहा है। अब पूछ नहीं रहा, हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए कनकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन से शेड्यूल में है ये आपको हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से शेड्यूल में है कनकरेंट लिस्ट, ये आपको हमको बताना पड़ेगा। अब देखिए 7th शेड्यूल है कि 8th शेड्यूल है, कनकरेंट लिस्ट जो है उसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं आज के टाइम में, कुल 3 तरीके की लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, या फिर कहें तो यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें कुल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 61 हैं। अर्लियर कितने थे, पहले 66 थे यानी 66 थे, अब जो है वो 61 है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। कनकरेंट लिस्ट में बता ही देते हैं, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 47 थे, अब जो है वो 52 हो चुके हैं। तो इसको आप नोट्स बना के कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें कुल कितने हैं तो अभी हम बता देते हैं, 47 थे पहले, प्लस 5 ऐड हो गया, तो नाउ इट इज़ 52 सब्जेक्ट्स। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। बाकी प्रियम्बल से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो 11 हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमको अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हमें बस ये देखना है कि हमें पॉलिटी कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे कवर करना है, ये सब हम इस वीडियो में सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चंस के जो एनालिसिस हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट एनी स्किप वाला काम किए, देखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट किस प्लेस से स्टार्ट किया, कौन से जगह से स्टार्ट किया इन्होंने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सबको पता होगा। करेक्ट आंसर विल बी चंपारण इन बिहार, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था, बिहार में स्टार्ट किया था, 1917 में स्टार्ट किया था, ठीक है, 1917 में स्टार्ट किया था। अब एक बात और भी है, कुछ लोग डाउट में रहते हैं कि 1916 था, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ेंगे तो आपको 1917 दिखेगा, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए इनके 3 बड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, इनको सिक्का के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। सिक्का जो कॉइन होता है उसी से। अब सी से आप चंपारण याद रखिएगा, ठीक है, चंपारण मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। के से आप खेड़ा याद रखिएगा, ठीक है, ये भी गुजरात में है। और ए से अहमदाबाद, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके मूवमेंट्स को, गांधी जी के मूवमेंट्स को समझ सकते हैं। साबरमती आश्रम इन गुजरात, ये आपको पता ही होगा, खेड़ा गुजरात में था, ये इनका सेकंड मूवमेंट था। सेवाग्राम आश्रम नियर वर्धा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें।
आपको बहुत नहीं हमें बतानी है, जो बताना हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। गांधी जी के और भी मूवमेंट्स हैं, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, फिर इंडिया मूवमेंट है, इनको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री के सेक्शंस को हम कवर कर रहे होंगे। अभी बस हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखते चल रहे हैं। हमने आपको जिस वीडियो में बताया है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसमें बताया है कि आप मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़िए, नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ के आइए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भूलिएगा नहीं, इसका जो PDF है जो हम इस पर लिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसको भी आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। अब आप कहाँ मिल पाएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कैसे आपको PDF मिलेगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए NTA को क्या ही कहा जाए, NTA के द्वारा ऐसी कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें NTA करता रहता है। वो कुछ ऐसे भी चीज़ें करता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते NTA से, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आर ऑलवेज क्वेश्चंस, क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन ही होते हैं। भारत रत्न अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमको यहाँ टेक्निकल बात ये देखना, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड पहली बार किसको मिला था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को पहली बार नहीं मिला, रतन टाटा जी को आज तक नहीं मिला, हाल ही में इनका डेथ हुआ है, आई थिंक 1 महीना बस हुआ होगा, उससे अधिक नहीं होगा। सत्यजीत रे को नहीं पहली बार मिला है। सी राजगोपालचारी के बारे में आप सुने होंगे, और इन्हीं को जो है वो पहली बार भारत रत्न मिला है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो यही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सी राजगोपालचारी जी को जो है वो मिला था इस ऑप्शन के अलावा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन पेपर में भारत रत्न से एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया, और वो भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास पूछा गया, तो इतनी भी जल्दीबाजी क्या थी। अच्छा, सी राजगोपालचारी जी को कब मिला था, तो इसका भी जो ईयर है इसको आप लिख लीजिए अगर चाहें तो, आपको इम्पोर्टेंट लाइंस में या फिर कहीं फैक्ट्स में आपने पढ़ा होगा। तो 1954 वाज देयर, 3 लोगों को उस टाइम मिला था। CV रमन जी को मिला था, सी राजगोपालचारी जी को मिला था, और एक किसको मिला था, अब ये भी जानना चाहते हैं तो बता देते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। तो 3 हो गए, सी राजगोपालचारी जी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, और डॉक्टर CV रमन जी को मिला था। तो ये तीनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, एक बात और भी याद रखिए, अब जब अवार्ड से रिलेटेड हमने चीज़ें डिस्कस की तो आप अवार्ड्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 2025 के जब पेपर होंगे आपके, तो आप अवार्ड्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं। जैसे हमने ऊपर बताया अभी पॉलिटी के सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और वहाँ आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिए जाएंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। मॉडर्न हिस्ट्री भी जब हम डिस्कस करेंगे तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, बट फिर जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा विल स्टार्ट इन अ फ्लो, और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है स्क्रीन पे, भारत रत्न, द फर्स्ट भारत रत्न वॉज गिवन टू 3 पर्सन्स इन 1954, द वन अमंग द 3 इज। अब अभी हमने जस्ट इसके पहले आपको बताया था कि अभी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको बहुत अजीब लगेगा। अब देखिए, NTA इतना कुछ करता है कि लास्ट क्वेश्चन में भी ऑप्शन में रतन टाटा लिखा था, इस वाले में भी रतन टाटा, लास्ट क्वेश्चन में भी डॉक्टर जाबिर हुसैन लिखा था, जाकिर हुसैन। अब यहाँ जबीर हुसैन है, उसमें क्या था, उसमें एक बार देख लिया जाए कि जाकिर हुसैन था या जबीर हुसैन वहाँ भी था। तो NTA ऑप्शंस में ये चेंज करता है, अब क्या किया जाए, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ भी जबीर हुसैन है और हिंदी में जाकिर हुसैन लिखा हुआ है, आप खुद स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये सब फैलेसीज हैं, बट हमें इसको बहुत ध्यान नहीं देना है, हमें अपने क्वेश्चंस बनाने और आगे निकल जाना है। अब देखिए, इसका जो गोविंद बल्लभ पंत, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CV रमन, ठीक है। तो जो 3 लोगों को मिला था जो हमने अभी नाम बताया था, उसमें एक CV रमन जी भी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और सी राजगोपालचारी जी थे। अब मुझे उम्मीद है कि अब इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है वो आंसर बिल्कुल सही टिक करेंगे, आपको कभी गलती करने की ज़रूरत नहीं है, आप गलत करेंगे भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। Who out of the following won gold medal for India in Commonwealth 2022? अब देखिए, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अभी जो स्पोर्ट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ के जाने होंगे। तो इसका अगर आंसर मैं आपको बताता भी हूँ तो आपके लिए कोई रेलेवेंस की चीज़ नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, जो भी स्पोर्ट्स चल रहे होंगे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स, उनको आपको देख के जाना होगा, ठीक है। ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं, इस वजह से आपको देख के जाना होगा और आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आपको ये देखना होगा, इसके साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट कप्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, टेबल टेनिस से रिलेटेड, फिर उसके बाद क्रिकेट से रिलेटेड, उनको भी आप देख के जाएंगे, ओलंपिक्स को देख के जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में सारी चीज़ें खत्म हुई हैं, उनके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे होंगे।
तो ये चीज़ें भी आपको देखते रहना होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सी महिला थी जिन्होंने जो है वो, अब क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ कि आप लोग बहुत डाउट में पड़ जाते हैं, और डाउट क्या रहती है वो भी हम आपको बता देते हैं कि होता क्या है कन्फ्यूजन सबसे बड़ा, कि सबसे पहले तो दिक्कत ये आती है कि कौन था, मतलब पहली बार कौन चढ़ा था, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे। अब देखिए वो कौन लेडी थी जो सबसे पहले बार चढ़ी थी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन जो है वो 2 बार चढ़ा था, कौन 2 बार सबसे पहले चढ़ा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कौन सबसे पहले चढ़ा था, कौन 2 बार सबसे पहले चढ़ा, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको भी आपको ध्यान में रखना ही होगा। देखिए अब बहुत आसानी से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। इस वर्ड को बहुत ध्यान में अपने रखिएगा, ट्वाइस की बात कर रहा है, फर्स्ट की भी बात कर रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी इसकी भी बात किया जा रहा है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर क्या, संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारतीय महिला वो कौन सी हैं, वो कौन सी भारतीय महिला जो सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, अगर ये सिर्फ पूछेगा तो आंसर विल बी आपका क्या होगा, बचेंद्री पाल, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि वो कौन सी महिला हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी हैं, भारतीय महिला वो कौन सी हैं, तो द आंसर विल बी, आंसर क्या होगा आपका, बचेंद्री पाल। तो इन दोनों फैक्ट्स को बहुत रिलेट करके याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और संतोष यादव भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार आरोहण करने वाली प्रथम महिला, या फिर ये पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने या आरोहण करने वाली प्रथम महिला, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अमलगमेशन इज द मर्जर टू 2 or more companies where necessity arises into a large organization। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके बाद से फिर अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन भी आपको ध्यान में देना होगा। अब ये शायद आप असर्शन रीजनिंग में कभी पढ़े होंगे, या फिर आपके जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी ये सब रहते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी पढ़ना होगा। अब ये बताइए आप कौन से सिलेबस में इसको आप पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप किसी सिलेबस में इसको पढ़े नहीं होंगे, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर करना ही पड़ेगा, ये भी आप समझिए। अब देखिए क्या सीन है, इसको देख लेते हैं। Amalgamation is the merger to 2 or more companies when necessity arises into a large organization। Amalgamation एक प्रोसेस है, is the merger to 2 or more companies when necessity arises into a large organization। जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कभी जरूरत पड़े तो उसमें मर्जर हो जाती है 2 या 2 से अधिक कंपनियों के, तो ये अमलगमेशन कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द ओल्ड फर्म्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर मर्जर। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, जो पुरानी फर्म है वो अपनी आइडेंटिटी तो लूज करेगी ही करेगी जब कहीं मर्जर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए आप कहीं की किसी का ए का जो मर्जर है वो किसी बी में हो गया, ठीक है। अब कैसे आप कहेंगे कि जो ए की पहचान थी वो बनी रहेगी, ए की पहचान तो पूरी तरीके से बी में चली गई कहीं ना कहीं, तो ये अपनी आइडेंटिटी तो लॉस करेगा ही करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब इसका हिंदी वर्जन भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो हिंदी वाले लोग हैं, कह रहा है कि जब किसी बड़े संगठन में अनिवार्यता उत्पन्न होती है तब 2 या 2 अधिक कंपनियों का विलय होना एकीकरण है, अमलगमेशन है, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, इनको आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ exempted which of the product from custom duty and agriculture infrastructure development list। क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं, बहुत वेग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी डाउट था इसमें, ट्रांसलेशन का भी एरर है। CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड ने किन उत्पादों को सीमा शुल्क और कृषि आधारभूत संरचनात्मक विकास से मुक्त रखा है। अब देखिए ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंस नहीं रखता है, बट फिर भी अगर आप आंसर जानना चाहेंगे तो आंसर ऑलरेडी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मिल जाएगा।
बट प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान से समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन था वो मैंने पहले बताया था बहुत वेग टाइप का था। अब इसका आंसर आपको सोचेंगे तो कुछ न कुछ क्वेश्चन को आगे पीछे करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन जो था वो ड्रॉप कर दिया था एनटीए ने। जब आप ऑफिशियल आंसर की उठाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन जो था वो ड्रॉप कर दिया गया था। तो ऐसे कुछ वेग क्वेश्चंस भी आते हैं, अब क्या बताया जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए बट हो ही जाता है। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, तो उसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। विच इंडियन बिगन in 1990 when Chandrasekhar Ghosh created a microfinance institution। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन बैंक बिगन इन 1990। 1990 में कौन सा इंडियन बैंक जो था वो शुरू हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अननोन सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आप नॉर्मली एग्जाम में देखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ये एनटीए और कुछ भी पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के हमें ऑप्शंस भी ध्यान में रखने होंगे और उसके बाद से फिर आंसर को देखना होगा। तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, विल लुक इनटू इट। इस क्वेश्चन को हम अभी के लिए स्किप करते हैं और उसके बाद से जो है वो बाद में इसका आंसर देख लेंगे। ये भी बहुत वेग टाइप का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट इसका आंसर मुझे भी नहीं याद आ रहा व्हाट वाज द एग्जैक्ट आंसर। प्रॉबेबली ये क्वेश्चन जो था वो ड्रॉप कर दिया गया था एनटीए के द्वारा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने बड़ा रिसर्च किया था, उसके बाद ही इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो इतना मुझे भरोसा है कि ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। ठीक है, अच्छा, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी थे, लाइक एग यॉक, सलाम, लीवर एंड मिल्क आर द रिच सोर्सेज ऑफ वाइल विटामिन। अब देखिए यहाँ सेंटेंसेस बहुत गलत हैं, विच विटामिन होना चाहिए, तो यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन के बारे में। करेक्ट आंसर तो इसका था, दिया था उन्होंने, बट करेक्ट आंसर इसका विटामिन डी होगा, बिकॉज मिल्क जब आप देखते हैं कहीं पे भी तो मिल्क में आपको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, मिल्क में आपको कैल्शियम विटामिन डी मिलता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी है कि आप एक यॉक में क्या पाते हैं, सलम, लीवर, इन सब चीज़ों में आपको क्या मिलता है ये भी आपको ध्यान से देखना होगा। तो मिल्क के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो डी था। ठीक है, अंडे की जर्दी, सलमन मछली, यकृत और दूध किस विटामिन के सोर्स हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, इंग्लिश वर्जन में आप जब जा रहे हैं तो देखिए क्या क्या एरर्स आपको दिख रहे हैं। देखिए मछली कहीं दिया नहीं है, ठीक है, और फिश कहीं दिया नहीं है, और हिंदी में जो है वो आपका फिश भी दे दिया, सलमन मछली, तो बहुत वेग है। बट विटामिन डी हमने कैसे आंसर किया है, तो विटामिन डी एनटीए ने भी माना था, दूध में आपको विटामिन डी मिलता है और वहीं से आप जो है वो विटामिन डी मान लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी बेसिस पर हमने आंसर किया है विटामिन डी। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा आपको कि विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देख के जाने होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए भी देखना ज़रूरी है बिकॉज विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, फिर कौन से विटामिन के क्या केमिकल नेम है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए आते हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप जो है वो क्वेश्चंस ऐसे देख के जाइए, टॉपिक्स को कवर करके जाइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन आई, ये बायो का क्वेश्चन है। इज अ सेंसरी ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना विच हैज़ फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना विच हैज़ फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ टू टाइप्स, रॉड्स एंड कोन्स, डे नाइट विजन एंड कलर विजन इज फंक्शंस ऑफ रॉड्स। मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर गलत है, थोड़ा साइंस हमें कम आती है बट विल इतना आती है कि आपको आंसर बता पाएंगे। फोटो रिसेप्टर्स सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लाइंड स्पॉट्स, ये आंसर आपका जो है वो ठीक है। लेंस ऑफ आई इज अ कनकेव लेंस, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये जो है वो गलत है, कॉनकेव लेंस नहीं होता। कौन सा लेंस होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए एंड सी होगा। हमने आपको ऑप्शन के थ्रू समझा दिया है, बता दिया है। साइंस से भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको थोड़ा सा 9th 10th में जब आपने आई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ह्यूमन आई,
तो वहाँ आपने साइंस में पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये सब आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके सामने है कि 28th स्टेट कौन सा है। इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी 2023 में कि 28वां राज्य भारत का कौन सा है। अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बहुत इजीली आप कह सकते हैं कि झारखंड होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। झारखंड कब बना था, 2000 में बना था। देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एग्जैक्ट सीरीज है वो है, उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि जो है वो एक प्रॉब्लम ये भी है कि तेलंगाना जो है वो 2014 में बना है। आज के डेट में जब ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो उस समय भारत में कुल कितने हैं, 28 राज्य ही हैं। तो अब ये कहा गया कि 28वां राज्य जो है वो तेलंगाना है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा क्योंकि सबसे बाद में बना है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल चुका है। लेकिन जो सीरियल वाइज अगर देखा जाए तो 28th स्टेट जो होगा वो झारखंड होगा, ठीक है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये सब 2000 में बने, ठीक है। कौन से ईयर में, 2000 में। तो ये सब बने, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो सबसे लास्ट था वो झारखंड था, और तेलंगाना जो था वो इंडिया का 29th स्टेट था। बट नाउ इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू 28th स्टेट, मतलब क्योंकि आज के टाइम में भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28वें राज्य हैं, ठीक है। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे चलते हैं। ये यहाँ कंट्रोवर्सी हुई थी, बट एनटीए ने जो आंसर माना था वो आंसर क्या था आपका, आंसर वाज झारखंड। तो हमने झारखंड ही माना है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, who resigned as the Speaker of the Lok Sabha to contest presidential elections in 1967 and 1977। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि वो कौन था जिसने जो है वो इस्तीफा दिया था, किस पद से, स्पीकर ऑफ द लोकसभा पद से, टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 1967 एंड 1977। वो कौन व्यक्ति थे, इनका आपको नाम बताना है, आंसर बताना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, आप सब शायद जानते होंगे इनको, बहुत बेसिक आंसर है, इसमें बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा वो बहुत आसानी से आप सब बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, नीलम संजीवा रेड्डी। इनकी हिस्ट्री रही है कि ये जो है वो 2 बार अपने लोकसभा के स्पीकर के पद से इस्तीफा दिए हैं। किसके लिए दिए इस्तीफा, प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ने के लिए। तो ठीक है, इनके बारे में आप जानते होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में आप जानते होंगे, भारतीय जनसंघ के ये क्या थे, संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ठीक है। भारतीय जनसंघ याद रखिएगा। नेहरू जी के कैबिनेट में ये भी शामिल थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और उसके बाद जो है वो फर्स्ट वाइस पीएम, ठीक। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। और ये पहले गृह मंत्री भी थी। ये थे जीवी मावलंकर। कौन थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ताजमहल से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। Given are 2 statements, below are 2 statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reasoning, ठीक है। The air around Taj Mahal contains high level of sulfur and nitrogen oxides, बिल्कुल बात ठीक है। As a result the monument is getting discolored and getting lusterless, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक है। रीज़न क्या है इसका, लार्ज नंबर ऑफ होटल्स एंड पार्किंग एरियाज यूज पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस ऑक्साइड्स resulting in acid rain which when reacts with marble cause damage to the wonderful monuments। देखिए ये जो है वो उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये आपका है ही नहीं। जो रीज़न है, असर्सन इज़ वेरी मच करेक्ट, ठीक है। असर्सन जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो ठीक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो अब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से,
मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो असर्शन है वो ठीक है, बट रीज़न ये ठीक नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ होटल्स एंड पार्किंग एरियाज यूज पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल विच ऑन बर्निंग, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्टिंग इन एसिड रेन, ये ठीक नहीं है। विच व्हेन रिएक्ट्स विद मार्बल, ऐसा कुछ नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका क्या होगा, ये एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मीन्स ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। रीज़न ये नहीं है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते एग्जाम में, इस वजह से हमने उसको ऐसे समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको ध्यान से लगाना होगा। असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीज़न इसका ठीक नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो एसिड रेन से हो रहा है। अब एसिड रेन की बहुत सारे वजह हैं, अलग अलग वजह हैं। तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे होता है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो और उस वजह से जो है वो एसिड रेन की वजह से सल्फ़र और बहुत सारे ऐसे सल्फ़र है, फिर उसके बाद और भी हैं कंटेंट्स, उनकी वजह से ये पूरा एसिड रेन जो है वो इसको डिस्कलर कर रहा है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा सा साइंस का सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप अच्छे से कवर करिएगा। हमने जीके को थोड़ा अच्छे से कवर किया, साइंस पर उतना रिसर्च काम भर ही किया जितने से काम चल जाए हमारा, उससे अधिक रिसर्च जो है वो हमने की नहीं है साइंस पे। साइंस ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस पे ऐसा कोई खास रिसर्च नहीं, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया उसकी रिसर्च ही मैं बात कर रहा हूँ, और किसी रिसर्च की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, UNFCCC इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू रेगुलेट। अब देखिए आप ऑप्शन देखते जाइए और डायरेक्ट ऑप्शन पाए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अग्रीमेंट, ये इसकी बात करता है। तो जो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ग्रीन हाउस गैस इमिशन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अग्रीमेंट, यही इसका जो है होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बस बात खत्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से इसका आप मुझे फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अदरवाइज़ हम तो बता ही देंगे आपको, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए UNFCCC पे सवाल पूछ रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे जो वर्ल्ड लेवल के जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक बार आप देख के जाइए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे टाइम पे। क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट कंसिडर्ड क्लासिकल लैंग्वेज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सवाल ये पूछ रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ नॉट कंसिडर्ड, ध्यान से देख लीजिए। उस टाइम पे क्या था, मैथिली था, और आज भी मैथिली को जो है वो हम क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मानते। इस बात को आप बहुत ध्यान से, बहुत बखूबी याद रख लीजिए कि क्या आंसर होगा, मैथिली। जो तमिल है, तमिल आपको दिख रहा है, तमिल है आपका, फिर कन्नड़ है, उड़िया, ये सब क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, तब कितने थे क्लासिकल लैंग्वेज, 6 थे। बट इसी साल जो है वो 2024 में ही अभी क्लासिकल लैंग्वेज कितने हो चुके हैं, 6 + 5 कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। कुल कितने हो गए हैं, 11। 11 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने हैं, 11, ठीक है। 11 याद रखिएगा, 5 बढ़ा दिए गए हैं, और उस पर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपको अब समझ में आ गया होगा। ये डिक्लेयर कौन करता है क्लासिकल लैंग्वेज को, तो क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर कौन करता है आपका, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है, ठीक है। कौन से मंत्रालय का काम है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय का ये सब काम है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डांस फॉर्म एनटीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से आपको याद रखना होगा ऐसे डांस फॉर्म को, और कौन सा स्टेट में वो बिलोंग करते हैं। जब हम 2022 को देखेंगे तो उस पेपर में भी पूछा हुआ, तो वहाँ भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सतड़िया जो है वो आपका कहाँ का है, असम का है, ठीक है। सतड़िया या सतरिया डांस ये असम का है आपका। कुचिपुड़ी जो आपका डांस है वो कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अब कमेंट बॉक्स में आपसे नहीं पूछेंगे, कुचिपुड़ी रुकिए और आसानी से आपको समझाते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है, अब भरतनाट्यम जो है वो आपका है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका, वो आपका है तमिलनाडु का, ठीक है। भरतनाट्यम को आप मैच कर लिए तमिलनाडु से।
अब देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और मोहिनी अट्टम कहाँ हो गया आपका, केरला। अब मुझे लग रहा है मैं कुछ आपको गलत बता रहा हूँ, आई होप, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, विल हैव टू सी इट। थोड़ा सा ध्यान करने दीजिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। एग्जैक्ट आंसर जो होगा इसका वो मेरे ख्याल में ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस सी कि मैंने सही तो बताया ना आपका, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे डाउट सा लग रहा है। लेट्स सी। ए का 2 इट्स ऑल फाइन, B3 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑल राइट। सी का 4 मोहिनी अट्टम केरला, इट्स ऑल फाइन। भरतनाट्यम इज रिलेटेड विद तमिलनाडु, मैंने बिल्कुल ठीक बताया। समटाइम्स डाउट हो जाती है बट कोई बात नहीं। तो ये सब है। और डांस में कुछ और भी डांस है, लाइक असम से रिलेटेड बिहू जो है वो कहाँ का डांस है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, असम से रिलेटेड है। फिर कुचिपुड़ी हमने बता दिया। आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का डांस है ये एक बार देख लीजिएगा। फिर कुछ डांस है, कथक कली हो गया। ये सब आपको डांस देखते जाना होगा, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखते जाइए, बिहू, कथक, फिर कथक कली, तो ये सब डांस आप देखते जाइए। कौन से स्टेट के यहाँ बिलोंग करते हैं ये सब देखते जाइए। कई बार आर्टिजन्स में पूछ लेता कौन इसके प्रमुख संगीतकार हैं या फिर गाने वाले हैं, वादन करने वाले, ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वी जनरली यूज़ इन डेली लाइफ फॉर पर्सनल वर्क, तो इसका जो आंसर होगा विच विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बहुत आसानी से आप टिक कर पाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। क्या आंसर होगा, माइक्रो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को किसी और वीडियो में लोग डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको हमने जीके जीएस के सारे कवर करा दिए हैं। आगे जो भी सेक्शन है वो सब आपको दिख रहा होगा। कुछ सेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर कराया है। बाकी वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वेब ब्राउज़र नहीं होने की बात की जा रही है। तो जो वेब ब्राउज़र नहीं है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। करेक्ट आंसर इसका होगा गूगल जो है एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं। तो ऐसे कंप्यूटर को भी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अब यहाँ से आपका कंप्यूटर का सेक्शन है और फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन, दैट विल आल्सो बी कवर्ड बाय आशीष। तो जीके जीएस का सेक्शन हमने आपको कवर करा दिया है, बचता है मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन, दैट विल बी डन बाय हिम। बाकी हम आपको पेपर एक बार बस दिखा देते हैं, पूरा पेपर अब आपके सामने है। यहाँ से सारे क्वेश्चन जो थे वो अब जीके जीएस के नहीं हैं, ये सब क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया, उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। जीके जीएस हमने आपको ऑलरेडी बताया, हम कवर करा देंगे शॉर्ट वीडियो में। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप करंट अफेयर्स ध्यान रखिए, नोबेल प्राइज़ हो गया, भारत रत्न अगर किसी को मिला है उस साल में लाइक 2024 में, तो उसको कवर करना होगा आपको। उसके बाद नोबेल प्राइज़ की पूरी लिस्ट याद रखिए। पद्म विभूषण हो गया, पद्मा अवार्ड्स हो गए, कितने लोगों को मिले, किसको मिला, ये सब लिस्ट आपको थोड़ा देख के जाना होगा। पॉलिटी ठीक ठाक पढ़ना होगा। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कुछ पूछा हुआ सवाल नहीं था इस पेपर में। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा तो वो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाइए। विटामिन सी के कुछ क्वेश्चंस थे तो उसको हमने बताया कि उसको पढ़ के थोड़ा जनरल साइंस पे ध्यान भी रखते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। तो ये थी इस पेपर की थोड़ी बहुत जीके जीएस सेक्शन के एनालिसिस। जहाँ तक संभव हो पाया हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है और बिल्कुल कंफर्म होकर बताया। हमें डांस वाले में लगा कि मैं खुद गलत बता रहा हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं है। खुद को अपने आप को रिकॉल किया, रीचेक किया, उसके बाद से फिर मैं आपको सही भी बताया। तो ये सब इन्फॉर्मेशंस हैं। बाकी जो कुछ आपको डाउट लगे, जितने भी हमने आपको होमवर्क दिए हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट का हम जो है वो आंसर डिस्कस करेंगे। ये जो था वो आपको पता होगा कि 2023 में अगर नहीं भी पता हो तो हम बता देते हैं। ये शिफ्ट 1 आपको दिख रहा होगा, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम हुआ वो 8 जून का, ये शिफ्ट 3 है, ठीक है। लेकिन ये कुल जो पेपर हुआ था वो 2 दिनों में आयोजित हुआ था। एक तो 8 जून को हुआ था और दूसरा हुआ था 23 ऑफ जून को। तो इस पेपर को जो 23 ऑफ जून को हुआ था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इंग्लिश के जो पेपर हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, बट लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है।
तो आगे भी किसी वीडियो में लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल आप एश्योर्ड रहिए, उसकी चिंता नहीं करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज़ में, PYQ सीरीज़ में। तब तक के लिए खुश रहिए और इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। जहाँ भी आपको ना समझ में आए आप वहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, या फिर उससे रिलेटेड जो भी कमेंट या डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसी सीरीज़ की अन्य वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। इस पर्टिकुलर सेशन का जो PDF होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा नहीं, प्रॉमिस है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।